हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वर्कर्स। एक्चुअली इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि व्हाई डू डिफरेंट पीपल अर्न डिफरेंट इनकम्स। हम ये भी देखेंगे कि इन अ हाईली कंपैरेटिव मार्केट हाउ द वेज रेट ऑफ अ वर्कर इज डिटरमिन्ड, एंड वी विल आल्सो स्टडी द प्राइस elasticity of demand for labor and price elasticity of supply of labor. वर्कर्स का टॉपिक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पेपर 2 के लिहाज से, और ये है हमारा लेसन 4 ऑफ यूनिट 3 ऑफ ओ लेवल्स इकोनॉमिक्स। बात शुरू करते हैं। और कंपैरेटिवली एक आसान टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। वैसे तो ओवरऑल पूरा ओ लेवल्स ही आसान है, लेकिन 12। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं, हमारा एक सब टॉपिक है और वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग अ वर्कर्स चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन। कोई वर्कर किस ऑक्यूपेशन को चूज करेगा, क्या काम करना चाहेगा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपना ब्रेड एंड बटर अर्न करने के लिए, वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी आई मीन टू से कि व्हेन यू विल गो टू जॉइन अ जॉब, व्हाट फैक्टर्स will you consider, that what things do you want should be there in your job so you would love to join it, right? And those factors are classified into wage factors और नॉन वेज फैक्टर्स, या हम उसे इस तरह भी कह सकते हैं मॉनेटरी फैक्टर्स एंड नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स। क्या मतलब? जब आप कोई जॉब चूज करेंगे तो सबसे पहले तो आप पैसों के लिहाज से देखेंगे कि आपको क्या इंसेंटिव मिल रहा है या क्या इंसेंटिव नहीं मिल रहा, और उन्हें हम मॉनेटरी इंसेंटिव्स या मॉनेटरी फैक्टर्स या वेज फैक्टर्स कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि पैसों के अलावा आपकी जॉब में आपको क्या फीचर्स, क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं, और उन्हें हम नॉन वेज फैक्टर्स या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉनेटरी बेनिफिट्स, मॉनेटरी इंसेंटिव्स, जिन्हें हम वेज फैक्टर्स भी कह रहे होते हैं। और वेज फैक्टर्स में सबसे पहले खुद आ जाता है वेज रेट, कि आपको आपके काम की क्या वेज रेट मिल रहा है। वेज रेट पर आवर क्या मिल रहा है अगर आपका काम पर आवर वाला है, पर डे क्या मिल रहा है अगर आप डेली वेजेस पे हैं, पर वीक क्या मिल रहा है, या फोर्टनाइटली कहते हैं 15 दिन बाद आपको कितने पैसे मिल रहे हैं, या मंथली कितने पैसे मिल रहे हैं उस काम को करने के, विदाउट एनी अलाउंस, विदाउट एनी अदर थिंग। सिर्फ काम करने के जो पैसे आपको मिल रहे हैं वो वेजेस हैं। और वे वो वेजेस डेली भी होती हैं, डेली वेजेस, आर्ली वेजेस, फोर्टनाइटली वेजेस, या मंथली वेजेस भी होती हैं। और वेजेस के लिए दिमाग में बिठा ले कि ये सिर्फ काम करने के पैसे हैं। मैं इस बात को यहाँ क्लियर कर दूं। फॉर एग्जाम्पल, एक टर्म है वेजेस और एक टर्म है सैलरी। अब सैलरी जो आपको मंथ पे मिलती है उसमें आपके दूसरे अलाउंसेस भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई कन्वेंस अलाउंस मिल रहा है, कोई मेडिकल अलाउंस पैसों की फॉर्म में मिल रहा है, तो सैलरी में वो चीजें भी शामिल हैं, ठीक है ना। लेकिन वेज हम सिर्फ उस पैसे को कह रहे हैं जो आपको काम करने का मिल रहा है। वो आर्ली वेज रेट भी हो सकता है, वो डेली वेज रेट भी हो सकता है, फोर्टनाइटली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, ठीक है। वेजेस आमतौर से दो तरीके से मिल रही होती हैं, या तो टाइम रेट के हिसाब से या पीस रेट के हिसाब से। टाइम रेट का मतलब ये है कि जी इतना स्पेसिफिक टाइम आपने अपनी जॉब को देना है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू कम टू द जॉब एंड यू हैव टू स्टे देयर फ्रॉम 8 to 5 टिल इवनिंग, दैट इज टाइम रेट। लेकिन अगर आप कोई मैनुअल चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई चीज असेंबल करने के लिए दे दी, कोई टॉय है जिसको आपने असेंबल करना है, तो उसका रेट पर पीस भी सेट हो सकता है। कि आपका एम्प्लॉयर आपसे कहेगा कि आप एक पीस, एक कार असेंबल करेंगे, टॉय कार, तो एक टॉय कार असेंबल करने पर फॉर एग्जाम्पल आपको 50 रुपए मिलेंगे। तो जितनी कार्स असेंबल करेंगे आप टॉय कार्स, उतने आपके पैसे बनेंगे।
यानी कि पर पीस असेंबल करने के आपको 50 रुपए मिल रहे हैं। तो फर्ज करें कि आपने 10 पीस असेंबल किए पर डे, तो 50 × 10 आपको 500 रुपीज मिल रहे हो। तो पीस रेट कहते हैं कि आपको एक यूनिट कंप्लीट करने पर रेट फिक्स कर दिया। अब आपकी मर्जी है, आप जितने ज्यादा यूनिट्स कंप्लीट करेंगे विद इन अ डे और वीक और मंथ, उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे आपको। और जितना कम यूनिट्स कंप्लीट करेंगे, कम पैसे। जबकि टाइम रेट में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। टाइम रेट में आपको सिंपली 8 to 5 काम करने के पैसे मिले। ठीक है। तो याद रखिए कि वेजेस आर ओनली द मनी, द रिवॉर्ड ऑफ योर एफर्ट। और आपको पहले ही पता है कि लेबर का रिवॉर्ड जो है वो वेज होता है। आप पहले ही इनिशियल टॉपिक्स में ये चीज पढ़ चुके हैं। फिर आ जाता है ओवर टाइम पे। बास काम ऐसे होते हैं लेस स्किल्स वाले, जहां वर्कर्स का आमतौर से वेज रेट लो होता है, कम पैसे मिल रहे होते हैं। ऐसी सूरत में अक्सर वर्कर्स इस चीज को भी कंसिडर करते हैं कि जो जॉब वो करने जा रहे हैं, क्या वहां स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स के अलावा पर डे एक्स्ट्रा आवर्स भी काम कराया जाता है या नहीं कराया जाता। फॉर एग्जाम्पल 8 to 5 तो आप काम कर ही रहे हैं, लेकिन फिर क्योंकि काम ज्यादा है, काम कंप्लीट नहीं हो रहा, तो आपसे 5 to 6 या 6 to 7 या 7 to 8 भी काम कराया जा रहा है, एक्स्ट्रा काम कराया जा रहा है। और जब आप किसी वर्कर को बाय लॉ एक्स्ट्रा काम कराएंगे, तो आपको उसको कंपैरेटिवली जो नॉर्मल वेज रेट देते हैं आप, उससे हायर वेज रेट देना पड़ेगा। और फिर वर्कर्स के लिए ऑब्वियसली वो एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि एक तो वेज रेट भी हायर मिल रहा है और एक्स्ट्रा आवर्स भी मिल रहे हैं। तो उसमें ये होता है कि उनको कुछ ज्यादा पैसे कमाने को मिल जाते हैं। तो अक्सर वर्कर्स ये चीज कंसिडर करेंगे कि ओवर टाइम पे वहां है या नहीं, ओवर टाइम वर्क वहां है या नहीं। फिर आ जाता है बोनस। बोनस इज एन एक्स्ट्रा पेमेंट made as a reward for increased productivity of workers or higher profitability of the firm due to extra efforts of the work। अगर वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, अगर वो ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, तो उसके बेस पर भी बोनस वगैरह एक्स्ट्रा सैलरी मिल सकती है। बोनस यूजुअली एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है, होती है, या एक्स्ट्रा अमाउंट होता है सैलरी के ऊपर, जो कि आपकी अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी प्रोडक्टिविटी की वजह से, या फिर फर्म को प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा हो रहे हो वर्कर्स की एफर्ट्स की वजह से, तो फर्म उन वर्कर्स को रिवॉर्ड करेगी बोनस की फॉर्म। अक्सर जॉब्स में बोनस होते हैं, अक्सर में नहीं होते। जाहिर बात है कि वर्कर्स वही काम करना चाहेंगे जहां बोनस हो। फिर उसके अलावा आ जाता है कमीशन। कमीशन आमतौर से एक परसेंटेज होती है सेल्स रेवेन्यू। कमीशन इज एन एक्स्ट्रा अमाउंट पेड टू वर्कर्स usually in the sales department as a percentage of sales revenue other than basic wage. It is to motivate them to increase sales by putting extra efforts। यानी जो बेसिक वेज मिल रही है वो तो मिल ही रही है, लेकिन अगर सेल्समैन फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे, कस्टमर्स को कन्विंस करेंगे फर्म की चीज खरीदने पर, और जितनी ज्यादा सेल्स होंगी उतना उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा परसेंटेज एज अ कमीशन मिल रहा है, and that act as a motivator for the worker। तो कमीशन अक्सर टाइप की जॉब्स में होती है, खास तौर पर सेल्स वगैरह जॉब में कमीशन लाजमी इंटैक्ट होता है, वरना वर्कर कॉम्प्लेसेंट हो जाएगा कि ठीक है जी, फिक्स सैलरी तो मिल ही रही है, कौन मेहनत करे। ठीक है, लेकिन जब कमीशन भी मिल रहा है कि जितनी सेल्स होंगी उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो जाहिर बात है कि फिर वर्कर्स विल पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट, राइट, दैट्स व्हाई कमीशन इज बीइंग गिवन। फिर हम आ जाते हैं नॉन वेज फैक्टर्स। नॉन वेज फैक्टर्स से क्या मुराद है? नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। जाहिर बात है कि वर्कर्स सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट्स को नहीं देख रहे होते जॉब सेलेक्ट करते वक्त, वो नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स को भी देख रहे होते हैं, नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स को भी देख रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे बुलेट्स की फॉर्म में आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है।
सबसे पहले मैंने मेंशन किया है वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स अगर बहुत लंबे होंगे तो वो एक डिसइंसेंटिव है, एक डीमोटिवेटिंग फैक्टर है। वर्कर्स ऐसी जॉब्स में जाना प्रेफर नहीं करेंगे। लेकिन जहां वर्किंग आवर्स कम हैं उन जॉब्स को ज्यादा प्रेफर करें। वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, सेफ्टी एंड हेल्थ कंडीशंस कैसी हैं, उस पर भी डिपेंड करेगी वर्कर की चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, बहुत ज्यादा बॉसी है या डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट है, राइट, फ्रेंडली नेचर है या थोड़ा ऑटोक्रेटिक एनवायरनमेंट है। उस पर भी डिपेंड करेगा कि वर्कर्स उस जॉब को चूज करते हैं या नहीं। फिर नेचर ऑफ वर्क, बहुत सारे वर्कर्स ऐसे हैं, सॉरी जाहिर बात है कि अगर उन्हें वो काम मिल जाए जो उन्हें पसंद है तो वो ज्यादा एफर्ट्स डालेंगे, ज्यादा मोटिवेटेड होंगे। लेकिन अगर नेचर ऑफ वर्क ऐसा है जो कि मुश्किल है, एफर्ट बहुत ज्यादा है, तो वहां जारी बात है कोई लेजी पर्सन अवॉइड करेगा उस जॉब को ऑप्ट करने। ठीक है। फिर हॉलीडेज कितनी मिल रही है, हॉलीडेज ज्यादा है तो ये पॉजिटिव फैक्टर है वर्कर के लिए, हॉलीडेज कम है तो ये एक नेगेटिव फैक्टर है। इसी तरह आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन मिलेगी तो दैट इज गुड, वर्कर्स विल प्रेफर टू डू दैट जॉब। बट अगर ये उस जॉब में आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन नहीं है तो सम वर्कर्स वुड ऑब्वियसली अवॉइड दैट जॉब। फिर आ जाते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स से मुराद ये होती है कि एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो वर्कर्स को मिल रहा है, जैसे कि मैंने कुछ मेंशन किए हुए, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग, लेजर फैसिलिटीज, recreation, ये सब कुछ अगर वर्कर्स को मिल रहा है तो he'll be happy to join that job. But if there is no health care, no transportation facility, no housing facility, then workers may not opt for that job. फिर आ जाती है जॉब सिक्योरिटी। जारी बात है कि आप ऐसी जगह काम करना नहीं चाहते जहां आपकी जॉब का कुछ पता ही ना हो कि कब है कब नहीं है, कब आपको निकाल दिया जाए, कब आपका कोई अनफेयर डिसमिसल हो जाए, राइट। तो जॉब सिक्योरिटी भी आप ऑब्वियसली देख रहे होंगे कि जॉब विल सर्वाइव इन द लॉन्ग रन और नॉट। ऐसी इन्वायरमेंट जहां लोगों की जॉब्स खड़ी खड़े चली जाती है वहां आप काम नहीं करना चाहेंगे। फिर करियर प्रोस्पेक्ट्स, some workers will prefer a job over others because of good career prospects. Jobs where chances of promotion and frequency of wage increments are higher will always be preferred. ठीक है ना, जहां ज्यादा वेजेस मिलने के चांसेस हैं, जहां ज्यादा पोजीशंस मिलने के चांसेस हैं, तरक्की के चांसेस हैं, उन जॉब्स को ज्यादा करना चाहेंगे लोग एज कम्पेयर टू जहां तरक्की के चांस नहीं। फिर लोकेशन पर डिपेंड करता है, करीब है दूर है घर से। जारी बात है कि इट इज फार अवे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज्यादा आएगी, टाइम भी ज्यादा लगेगा, एफर्ट भी ज्यादा लगेगी, तो वर्कर्स वुड नॉट वांट टू डू दैट जॉब। लेकिन अगर लोकेशन करीब है तो दे विल प्रेफर टू डू दैट जॉब। फिर आ जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि आप जब उस जॉब को ऑप्ट कर रहे हैं तो आप उसके लिए क्या गिव अप कर रहे हैं, क्या छोड़ के आ रहे हैं। इफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी हायर, you may not opt for that job. But if opportunity cost is lower और कुछ खास ऐसा गिव अप नहीं करना पड़ रहा आपको उस जॉब के लिए, तो जारी बात है कि you will prefer that job. So these are the monetary and non-monetary benefits which a worker will consider in deciding that which occupation it should choose. Right? I hope कि आपकी समझ में आया हो, और दोबारा देखें अगर नई बात समझ में आई या कोई चीज क्लियर नहीं। फिर मैं आ गया वेज डिटर्मिनेशन। अब ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का, और यहां हम ये बात कर रहे होते हैं कि हाउ द वेज रेट ऑफ अ वर्कर इज डिटरमिन्ड इन अ लेबर मार्केट। और हम बात ये करते हैं कि अगर हम ये अज्यूम करें कि लेबर मार्केट हाईली कंपैरेटिव है, यानी कि वहां बहुत सारे वर्कर्स भी हैं और बहुत सारे छोटे छोटे एम्प्लॉयर्स भी हैं, तो हाईली यानी कि एम्प्लॉयर्स में भी कंपटीशन है, वर्कर्स में भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है, नंबर ऑफ वर्कर्स भी बहुत सारे हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स भी बहुत सारे हैं, छोटे छोटे लेकिन बड़े एम्प्लॉयर्स नहीं।
उसको हम हाईली कंपैरेटिव लेबर मार्केट कहते हैं। और जब हाईली लेबर कंपैरेटिव लेबर मार्केट की बात कर रहे होते हैं तो फिर हमारा मानना यह है कि वर्कर का वेज रेट ना एम्प्लॉयर के हाथ में है, ना वर्कर के हाथ में है। मार्केट का वेज रेट मार्केट के हाथ में है, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई वुड बी इन्फ्लुएंसिंग वेज रेट। If demand for workers would exceed supply, wage rate will go up. If supply would exceed demand, wage rate will go down. And if demand and supply are equal, wage rate would be stable. ये चीज ऑलरेडी आप डिमांड एंड सप्लाई में पढ़ चुके हैं। ऑलमोस्ट सारी वही बात होगी यहाँ, राइट, कि जब वेज डिमांड सप्लाई से एक्सीड करेगी तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि मार्केट में वर्कर्स की शॉर्टेज है और वेज रेट बढ़ेगा। लेकिन अगर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम तो वेज रेट कम होगा, और डिमांड सप्लाई इक्वल है तो वेज रेट स्टेबल रहे। फिर हम आ गए कि लेबर की डिमांड को क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो सबसे पहले इट इज डिराइव्ड डिमांड। डिमांड फॉर लेबर इज डिराइव्ड डिमांड, which means it is derived by the demand for some other goods and services. The higher the demand for goods and services, the higher the demand for labor to produce them. When demand for goods and services will increase, their price will increase, so will the revenue from the output of labor, hence the firm will demand more labor. क्या मतलब, अगर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए लेबर की डिमांड भी बढ़ेगी। तो डिमांड फॉर लेबर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज पर डिपेंडेंट है। द हायर द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, द हायर द डिमांड फॉर लेबर टू प्रोड्यूस देम। और इसका फिर एक सेंस ये भी निकलता है कि जब डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी गुड्स एंड सर्विसेज की, और जब प्राइस बढ़ेगी तो फर्म के रेवेन्यूज बढ़ेंगे, और जब फर्म के रेवेन्यूज बढ़ेंगे और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो फर्म ये सोचेगी कि मजीद आउटपुट प्रोड्यूस किया जाए, और एज अ रिजल्ट लेबर की डिमांड मजीद बढ़ेगी। तो पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखें कि डिमांड फॉर लेबर इज डिपेंडेंट ऑन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। द हायर द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, द हायर द डिमांड फॉर लेबर, द लोअर द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, द लोअर द डिमांड फॉर लेबर, राइट। फिर हम आ जाते हैं कि डिमांड फॉर लेबर इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन इट्स प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियस सी बात, अगर लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी सब्सटीट्यूट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के मुकाबले में तो लेबर की डिमांड बढ़ेगी और ऑब्वियसली वेजेस भी बढ़ेंगी। लेकिन अगर सब्सटीट्यूट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है और लेबर की प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं बढ़ रही तो लेबर की डिमांड कम हो जाए। सॉरी, आज मुझे प्यास ज्यादा लग रही है। होता यह है कि जब आप फौरन नाश्ता करके पढ़ाने बैठ जाएं तो अक्सर आपको प्यास लग रही हो, और नाश्ता भी आप आराम से ना करें, पूरे दिन का खाना खा जाएं तो तब ऐसा ज्यादा होगा। ठीक है, एनीवेज, तो अगर प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स बढ़ेगी तो जाहिर बात है कि इसका मतलब ये है कि फर्म वर्कर के आउटपुट से पहले से ज्यादा पैसे कमा रही होगी। जाहिर बात है, पहले मैं 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था, अब मैं 150 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ उतने ही टाइम में। तो जाहिर बात है कि जब फर्म उसको बेच रही है तो उसका रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो दैट्स व्हाई डिमांड फॉर लेबर ऑब्वियसली विल इंक्रीज। ठीक है, तो एक्चुअली जो दोनों ऊपर पॉइंट थे वो ये बता रहे हैं कि अगर प्राइस ऑफ द गुड बढ़ती है या प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर बढ़ती है तो रेवेन्यू जनरेटिंग एबिलिटी ऑफ द वर्कर बढ़ रही है, और जब रेवेन्यू जनरेटिंग एबिलिटी ऑफ द वर्कर बढ़ती है तो डिमांड फॉर वर्कर्स बढ़ती है। और रेवेन्यू जनरेटिंग एबिलिटी क्यों बढ़ रही है? या तो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ने की वजह से प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रही हो जिसकी वजह से ज्यादा रेवेन्यू मिल रहा हो, या प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स बढ़ने की वजह से ज्यादा रेवेन्यू मिल रहा हो। In both the cases, revenue generating ability of the workers is increasing. That's why demand for workers will increase. फिर आसान बात पे आ जाते हैं कि प्राइस एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ सब्स्टिट्यूट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मिसाल के तौर पर अगर मशीन्स सस्ती होंगी और ज्यादा प्रोडक्टिविटी देंगी लेबर के मुकाबले में तो जाहिर बात है कि लेबर की डिमांड कम होनी शुरू होगी। और आमतौर से ऐसा ही होता है कि फर्म लॉन्ग रन में हमेशा लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन से कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन की तरफ जाती है, क्योंकि यूजुअली कैपिटल की प्रोडक्टिविटी लेबर की प्रोडक्टिविटी के मुकाबले में काफी हाई होती है, और लेबर मैनेजमेंट भी आसान नहीं होती। इसलिए लोग लॉन्ग रन में, एम्प्लॉयर्स लॉन्ग रन में
कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन की तरफ ही जाना चाहते हैं। अब मैं आ गया रिलेशन बिटवीन वेज रेट एंड डिमांड फॉर लेबर। बात बड़ी सिंपल है, वेज रेट बढ़ेगा तो डिमांड फॉर वर्कर्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, और वेज रेट कम होगा तो डिमांड फॉर वर्कर्स एक्सटेंड होगी। ये वही लॉ ऑफ डिमांड है, प्राइस और डिमांड की रिलेशनशिप है जो हमने डिस्कस की थी कि जब प्राइस बढ़ती है तो सारी बात है कि डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होती है किसी भी चीज की, और जब प्राइस कम होती है तो डिमांड एक्सटेंड होती है। इसी तरह लेबर के साथ भी यही हो रहा है कि जब वेज रेट बढ़ेगा तो डिमांड फॉर वर्कर्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, और जब वेज रेट कम होगा तो डिमांड फॉर वर्कर्स एक्सटेंड। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब वेज रेट बढ़ेगा तो फर्म की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और फर्म उतने वर्कर्स अपॉइंट नहीं कर पाएगी, और जबकि वेज रेट कम हो रहा होगा तो एम्प्लॉयर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रही होगी और वो ज्यादा वर्कर्स एम्प्लॉय करने की पोजीशन में होगा। और यही चीज मैंने डायग्राम पर दिखा दी है। ऊपर मैंने ले लिया प्राइस यानी कि वेज रेट, और नीचे ले ली क्वांटिटी। आप देख सकते हैं कि जब वेज रेट W से W1 पर जा रहा है तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होके A से B पर आ रही है, यानी कि Q से Q1। तो जब वेज रेट बढ़ रहा है तो क्योंकि एम्प्लॉयर्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है तो क्वांटिटी ऑफ वर्कर्स कंप्रोमाइज हो रही है, डिमांड फॉर वर्कर्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है A से B पर, क्योंकि वर्कर्स अब महंगे पड़ रहे हैं। लेकिन अगर इसी का ऑपोजिट होता कि वेज रेट कम हो रहा होता तो वेज रेट W से W1 पे नीचे जाता और डिमांड एक्सटेंड हो जाती B से A पर, और क्वांटिटी आ जाती Q1 से Q पर। ठीक है, तो सिंपली लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो रहा है यहां पर। फिर हम आ जाते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सप्लाई ऑफ लेबर। बहुत आसान बात है, अगर आप अपने ऊपर भी ये बात अप्लाई करें, और ऊपर भी हमने पढ़ा कि सप्लाई ऑफ लेबर जो है, वर्कर्स की इंटेंशन जो है वो इस चीज पर डिपेंड करेगी कि क्या पेक्यूनियरी है, नॉन पेक्यूनियरी इंसेंटिव्स ऑफर हो रहे हैं वर्कर्स को, क्या मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स मिल रहे हैं वर्कर को किसी इंडस्ट्री में, उतनी ही वहां वर्कर्स की सप्लाई हो। जितने मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स लुक्रेटिव होंगे, अच्छे होंगे, ज्यादा वेजेस, ज्यादा बोनस, ज्यादा कमीशन, ज्यादा जॉब सिक्योरिटी वगैरह वगैरह, उतना ही उस इंडस्ट्री में सप्लाई वर्कर्स बढ़ रही होगी, अदरवाइज कम हो रही। इसके अलावा किसी इकोनॉमी में जब हम लेबर की सप्लाई की बात करते हैं तो वो पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है, डेमोग्राफी डेमोग्राफी ऑफ पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है, स्कूल लीविंग एज, रिटायरमेंट एज और नेट इमिग्रेशन और एमिग्रेशन पर डिपेंड करता है। ये जो सेकंड पैराग्राफ मैंने लिखा है ये मैंने ऐसे ही थोड़ा सा आपको रेफरेंस देने के लिए लिख दिया, टॉपिक से इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है कि पूरी इकोनॉमी में लेबर की सप्लाई तो जाहिर बात है कि ना इस चीज पर डिपेंड करेगी कि पॉपुलेशन कितनी, मेल कितने, फीमेल कितने, किन एज ग्रुप्स में, स्कूल लिविंग एज क्या है, रिटायरमेंट एज क्या है, इमिग्रेशन कितनी बाहर लोग जा रहे हैं, कितने आ रहे हैं। ओवरऑल सप्लाई तो उसी पर डिपेंड करेगी। लेकिन किसी स्पेसिफिक लेबर मार्केट में, मिसाल के तौर पे किसी मार्केट में प्लम्बर्स कितने होंगे या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कितने होंगे किसी इंडस्ट्री में, वो सारी बात है कि इस चीज पर डिपेंड करता है कि वहां कितने अच्छे इंसेंटिव्स ऑफर हो रहे हैं, वेज रेट ओवरऑल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है या क्या हो रहा है। फिर मैंने सप्लाई कर्व एक्सप्लेन कर दिया आपको। जाहिर बात है कि वर्कर्स के लिहाज से देखा जाए तो जब वेज रेट बढ़ेगा तो दे वुड बी मोटिवेटेड टू डू मोर वर्क, दे वुड सप्लाई देमसेल्व्स मोर, और जब वेज रेट बढ़ेगा तो मजीद वर्कर्स भी मार्केट में आएंगे। तो सिंपल बात है कि आप देख सकते हैं कि व्हेन वेज रेट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम W to W1, सप्लाई वर्कर्स इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम Q to Q1, या डिमांड कर्व पे देखें तो एक्सटेंशन हो रही है A से B पर। W पर पॉइंट A था, क्वांटिटी Q थी, लेकिन जैसे ही वेज रेट W1 पे गया, जो क्वांटिटी हायर कर रही है फर्म वो Q1 हायर कर रही है, और एक्सटेंशन हो गई सप्लाई में, पॉइंट B पे पहुंच। ठीक है, तो जब भी वेज रेट बढ़ेगा सप्लाई एक्सटेंड होगी, और जब वेज रेट कम होगा तो सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट होगी। और बात सिंपल सी है कि जब वेज रेट बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि ज्यादा इंसेंटिव मिल रहा है, वर्कर्स विल वर्क मोर, दे विल सप्लाई देमसेल्व्स मोर, सप्लाई वुड एक्सटेंड, एंड दैट्स व्हाई द सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। आपको मालूम ही होगा कि अपवर्ड स्लोपिंग का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप।
फिर हम आखिरी बात पे आ गए टॉपिक की, आज के लेसन की, और वो है इक्विलिब्रियम और मार्केट वेज रेट। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने इक्विलिब्रियम प्राइस पढ़ा था, और इक्विलिब्रियम प्राइस में हमने बात की थी कि जहां डिमांड सप्लाई इक्वल होंगे वो इक्विलिब्रियम प्राइस होगी। इसी तरह लेबर मार्केट में भी जहां डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर इक्वल हो रहे हैं, जहां डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज द मार्केट वेज रेट, दैट इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। मार्केट वेज रेट is the wage rate at which quantity demanded of labor is equal to quantity supplied. When demand is equal to supply, there is neither any excess demand nor excess supply. Therefore, there is no upward or downward pressure on the wage rate and no tendency of a change in wage. Diagrammatically, it is the wage rate at which demand and supply curves of labor intersect each other. So diagrammatically, जहां demand supply intersect कर रहे हैं, that is the wage rate. और logically, W wage rate पर डिमांड सप्लाई जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वहां डिमांड सप्लाई इक्वल है, ना कोई एक्सेस डिमांड है ना कोई एक्सेस सप्लाई है। दैट्स व्हाई इट इज इक्विलिब्रियम और मार्केट वेज रेट। तो ये था हमारा लेबर मार्केट का पार्ट 1। ठीक है, जहां हमने एक तो ये पढ़ा कि वर्कर्स की चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, और फिर ये देखा कि हाईली कंपैरेटिव लेबर मार्केट में वेज रेट कैसे सेट होगी। हमने बात की कि हाईली कंपैरेटिव लेबर मार्केट में वेज रेट डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करेगा। आगे हम इस टॉपिक में वेज डिफरेंशियल्स को डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको दोबारा रिवाइज कीजिएगा, दोबारा सुनिएगा, और फिर हम लेबर मार्केट पार्ट 2 से दोबारा से स्टार्ट करेंगे। राइट, तो प्लीज कीप इंटैक्ट, रिवाइज करते रहिए टॉपिक और देखते रहिए दोबारा दोबारा, क्योंकि रिविजन is the key to success. Thank you very much.